नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इसी के पैरेलल में हम लोग यहाँ पे करेंट अफेयर जो है स्टार्ट किए थे। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 3 संस्थान, सबसे पहले दृष्टि आईएएस, दूसरा आपको ध्येय आईएएस और जीएस वर्ल्ड, यहाँ से आपको टेस्ट कराया गया है। तो दृष्टि में हम लोग लगभग 13 टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग भी ये नहीं देखे हैं चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ध्येय आईएएस के भी जितने महत्वपूर्ण टेस्ट है यहाँ पे अपलोड किया गया है और जीएस वर्ल्ड में भी हम लोग यहाँ पे कुछ टेस्ट देखे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे दिखेगा मैं आपको करा दूंगा। ध्येय आईएएस का एक जो है आपका बजट प्लस जो है आपको योजना स्कीम जितने भी है उसका एक टेस्ट उसके ऊपर ही बेस्ड था, तो ये हम लोग किए हैं। जो लोग नहीं देखे वो जाके जरूर देख लेंगे, यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग सीसेट का भी टेस्ट यहाँ पे 2 किए हैं और एक जो है काफ़ी डिटेल्ड में कराया गया है। तो यदि ये 1-2 वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम जो है सीसेट में नहीं आएगी। वैसे सीसेट आपका क्वालिफाइंग ही है, आप सभी को पता है, बट क्वालिफाइंग ही है तब भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए, इसके अलावा पैरेलल में हम लोग जो यहाँ पे फिर देख रहे थे, क्योंकि हम लोग एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देखे थे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए। इसमें हम लोग देखे थे कि 35 क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा कहाँ से, करंट अफेयर से। तो इस क्रम में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो मैगजीन यहाँ पे कवर किए थे वो था आपका घटनासार। घटनासार का जो 1 साल का सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारा हम लोग कवर किए हैं। ये जो है आपको 5 पार्ट में वीडियो यह कवर किया गया है। जो लोग भी नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, मैं प्लेलिस्ट में ये वीडियो सारे अपलोड हैं। नहीं तो जैसे ही आप चैनल पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे आपको वीडियो सारे दिख जाएंगे। इसके बाद इसी के पैरेलल में हम लोग स्टार्ट किए थे आपको घटना चक्र। तो घटना चक्र का जो मैगजीन आता है 1 साल का, ये भी आपको 15 अप्रैल तक अपडेट है और इसमें हम लोग एक जो है पार्ट इसका कवर किए हैं जो आपका था राष्ट्रीय परिदृश्य। तो राष्ट्रीय परिदृश्य जो लोग भी नहीं देखे होंगे, 1 साल में जो भी नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज है सारा कुछ वहाँ पे दिया गया है। स्पेशली वहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम जो भी घटित हुई है उसके ऊपर वो बेस्ड है। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ये सब जो है टॉपिक जितना भी कराया जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम बाद हम लोग पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इसका घटना चक्र जो अभी मैगजीन अपडेट किया गया है आपको, ठीक है, मैगजीन आप देख सकते हैं। तो जो लोग भी मान लीजिए मैगजीन लेना चाहते होंगे, आप मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं। ये जो है दृष्टि 2023, ठीक है, 1 मई जो है 2022 से लेके आपको 15 अप्रैल 2022 तक ये क्या किया गया है, अपडेट किया गया है। ठीक है, तो आप जाके जो है ले सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा आज हम लोग देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें अगर हम, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो भी आपको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनली जो भी चर्चित खबरें हैं वहाँ से क्वेश्चन जो जरूर बनाया जाता है एग्जाम में, तो हम लोग देखेंगे। साथ साथ यहाँ पे हम लोग जो भी रैंकिंग वगैरह जारी किया जाता है विभिन्न विभिन्न सेक्टर में वो देखेंगे। आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 का एग्जाम, तो 2 क्वेश्चन जो है आपको रैंकिंग से पूछे गए हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जो है किसका किस सेक्टर में क्या पोजीशन है। तो अब की बार भी ऐसा चांस है कि आपको मिनिमम, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। ठीक है, ये फिक्स है बिल्कुल एक क्वेश्चन। अब यहाँ से हो सकता है 2 से 3 भी क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रैंकिंग के अलावा यहाँ पे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जैसे चर्चित पुरस्कार है, ठीक है, ये सब टॉपिक यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसका पार्ट 1 होगा, ठीक है, पार्ट 2 में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको जो है यहाँ पे कराया जाएगा करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यूपीएससी की मैं बात करूँ तो वहाँ भी आपको यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चन देखने को मिले थे। बीपीएससी 69 की मैं बात करूँ तो यहाँ भी आपको देखिएगा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बीपीएससी 68 में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक पीडीएफ की बात करूँ, आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप पीडीएफ जो है अपलोड किया जाता है, वहीं आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक अभी प्रोवाइड आपको नहीं किया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा एक व्हाट्सअप ग्रुप का आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम में अगर यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं तो बिल्कुल न्यू बैच एकदम स्टार्ट से बिल्कुल फ्रेश बैच यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। ये जो बैच आपका स्टार्ट होगा ये इसी वीक आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो मई महीने के फर्स्ट वीक में ही जल्द ही आपको स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ठीक है, या कोई बीपीएससी 69 के प्रिपरेशन कर रहा है,
ठीक है। इन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें डिटेल में सब्जेक्ट वाइज आपको सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को, आप लोग जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आइए देखते हैं आज क्या क्या जो है महत्वपूर्ण खबरें हम लोग देख लेते हैं आज की। देखिए पहला, यहाँ से क्वेश्चन बनाने का चांस है। टाइम्स 100 जो है सर्वाधिक जो है प्रभावशाली व्यक्ति की जो है सूची जारी हो गया है 2023 का। देखेंगे सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे तो 13 अप्रैल जो है 2023 को ये टाइम्स मैगजीन द्वारा जो है 2023 का विश्व के 100 जो है सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जो है जारी की गई। जो सबसे ज़्यादा मस्ट जो है इन्फ्लुएंशियल जो है पीपल 2023 है, इन्हीं की आपको रिपोर्ट जारी की गई है। ये देखेंगे तो इस 100 सूची को जो है 6 श्रेणी में आपको बांट के देखा जाता है, यानी 6 अलग अलग जो है वर्ग में इनको पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कलाकार में जो है सबसे प्रभावशाली जो है कलाकार कौन है, आर्टिस्ट में, प्रवर्तक जो इनोवेटर है, तीसरा असाधारण जो है व्यक्ति, और चौथा जो है आपको नेता लीडर्स में, आइकन, और पांचवा जो है छठा आपका हो गया मार्गदर्शन। तो ये अलग अलग श्रेणियों में जो है अलग अलग व्यक्तियों को दिया जाता है। अब देखिए जनरली तो ऐसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए कि टॉप 100 में प्रभावशाली में इनमें कौन शामिल है, लेकिन अगर एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अच्छा यदि क्वेश्चन बनाए तो आपको लेफ्ट साइड में क्या दे देगा, प्रवर्तक दे देगा, आइकन दे देगा, मार्गदर्शक दे देगा, लीडर दे देगा। ठीक है, इधर और इधर 4 जो है मैच करने के लिए दे देगा। फॉलोइंग इसको जो है मैच करें, ए का क्या होगा, बी का, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछने का चांसेज है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख ले। यदि अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके। कलाकार की श्रेणी में अगर बात करेंगे आर्टिस्ट में, ठीक है, तो मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री जो है नाम है सलमा हायेक, ठीक है, तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित जो है 19 व्यक्तियों को शामिल किया गया है किसमें, कलाकार के, ये प्रभावशाली कलाकार की श्रेणी में आ गए। ठीक है, नाम याद रखेंगे। अभिनेत्री का नाम क्या है, सलमा हायक, ठीक है, और ड्रू बैरीमोर एक कलाकार की श्रेणी में। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे सलमा। देखिए अब जो है वक्त आ गया है, यदि यूपी पीसीएस में 2023 की बात करूं तो एक बार करें और सर्वश्रेष्ठ करें। आपके पास बहुत टाइम नहीं मिलेगा तो एक बार ही वीडियो को देखें। अब देखिए मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, इससे क्या होता है इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। और 14 का यदि एग्जाम है तो अभी एक बार ही अच्छे से देखें। ठीक है, एक बात और, जिनको भी वीडियो स्लो लगे आपको यूट्यूब ऑप्शन देता ही है 1.25 या 1.5 या मैक्सिमम जो है आप 2.0 करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो पहला याद रखेंगे, कलाकार के जो है क्षेत्र में देखेंगे तो अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायक हो गई और अमेरिकी अभिनेत्री हैं ड्रू बैरीमोर, तो बैरीमोर और हायक इनको दिया गया। यदि इनोवेटर्स की बात करें, हम प्रवर्तक की बात करें, तो इसमें जो है प्रमुख व्यक्ति में किलियन एम्बापे फ्रेंच फुटबॉलर तथा ईगा स्वीटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, दो लोगों का नाम याद रखेंगे, ईगा स्वीटेक ये कहाँ की है, पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है, और किलियन एम्बापे ये फ्रेंच फुटबॉलर। ये दोनों लोग को प्रवर्तक श्रेणी में जो प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया। असाधारण व्यक्ति की बात करें, टाइटन्स की बात करें, तो प्रमुख व्यक्तियों में देखें तो पद्म जो है लक्ष्मी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका है, अभिनेत्री है, मॉडल है और टेलीविजन होस्ट है। तो नाम याद रखेंगे, ये चूंकि भारतीय मूल की है तो इनका नाम जरूर याद रखेंगे, नाम है पद्म लक्ष्मी। दूसरा हो गया आपको एलन मस्क, स्पेस एक्स के संस्थापक हैं और ट्विटर के सीईओ भी हैं। ठीक है, तो एलन मस्क को जो है इनको भी असाधारण व्यक्तित्व में व्यक्ति में शामिल किया गया है। तो पहली हो गई, आपको नाम याद रखेंगे। अब एक बार ही याद करें, कंफर्म याद करें, क्या नाम है आपको, लक्ष्मी, पद्म लक्ष्मी, और दूसरा एलन मस्क हो गए, और तीसरा लियोनल मेसी, आप इनका नाम जानते ही होंगे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ही आपको विजयी भी हुआ था। तो 3 लोग का नाम याद रखेंगे असाधारण व्यक्तित्व में। ठीक है, पद्म लक्ष्मी, एलन मस्क और लियोनल मेसी। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा तो आपसे 100 जो है प्रतिभाशाली व्यक्तियों में किसका नाम जो है शामिल किया गया है, इनमें से जिसका भी नाम दिखेगा आपको आप टिक कर सकते हैं। यदि एक से अधिक नाम दिखेगा तो आपको ऑप्शन में दिखेगा ए बी दोनों या इनमें से सभी, आप ध्यान रखेंगे इनका नाम। आगे देखिए, नेता में देखें तो 20 लोग को इसमें शामिल किया गया, जिनमें जो है ओलेना जो है जेलेस्का, आपको पता ही है यूक्रेन के कहाँ क्या है, ये राष्ट्रपति की पत्नी है। ठीक है, ओलेना जेलेस्का यूक्रेन की राष्ट्रपति की पत्नी। ठीक है, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जैनेट एलेन अमेरिकी वित्त मंत्री,
ये लोग जो है इसमें प्रमुख लोग शामिल थे। टोटल 20 लोग को दिया गया है। पहला जो है ओलेना जेलेस्की, पहला नाम याद रखेंगे ओलेना जेलेस्की। दूसरा जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेता कैटेगरी में। फिर तीसरा आपको बोला अहमद तिनुबू, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। और जैनेट एलेन अमेरिकी वित्त मंत्री। आइकन के अगर श्रेणी में देखेंगे तो 15 लोगों को दिया गया और इसमें भारत के जो है शाहरुख खान शामिल है। ठीक है, तो 100 प्रतिभाशाली में जो है भारत के शाहरुख खान को शामिल किया गया है आइकन वाला कैटेगरी में। लास्ट देखिए मार्गदर्शन जो है कैटेगरी में देखें तो भारतीय फिल्म निर्देशक जो है एस राजा मौली, तो मार्गदर्शन के कैटेगरी में जो है एस राजा मौली को दिया गया। तो ये सब नाम आप एक बार याद रखेंगे। ठीक है, इसमें 6 कैटेगरी में टोटल दिया गया है। और ये हम लोग क्या देख रहे थे, आपको टाइम्स 100 का जो है सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिनलैंड जो है नाटो का क्या 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, नाटो जो है क्या होता है आपको, नॉर्थ जो है अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक, ये एक राजनीतिक और सैन्य जो है गठबंधन है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है ये, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के टोटल जो है 31 देश इसमें शामिल हो गए हैं। ये आपको 4 अप्रैल 1949 को जो है उत्तरी अटलांटिक संधि पे हस्ताक्षर के साथ ही नाटो की जो आधारशिला नाटो बना था। ठीक है, और इसी वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी इसको जाना जाता है नाटो को। ठीक है, तो 4 अप्रैल 1949 को बना था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। देखिए कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं, अगर अच्छे क्वेश्चन उनको बनाने होते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन से बना देंगे। अब लिखा जाएगा निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है। पहला देगा आपको कि 4 अप्रैल 1949 को जो है उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत जो है नाटो का आधारशिला रखी गई या नाटो बनाया गया। ठीक है, पहला दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट दे देगा आपको इसमें अगला कि इसमें जो है टोटल 31 देश शामिल है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दे देगा आपको। तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें जो है 31वां देश कौन है, बताएगा इसमें, बताइए कौन सही है। तो इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ऊपर ऊपर अगर सतही जो है नॉलेज जो हम लोग रखते हैं, अगर इस तरह से हम लोग पढ़ें तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे क्वेश्चन कैसे भी बनाए जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 31 देश शामिल हैं इसमें टोटल। अभी 31वां देश कौन है? ठीक है, तो 31वां देश फिनलैंड हुआ। ठीक है, याद रखेंगे 1949 में ये स्टेबल हुआ था। इसके बाद आगे देखें तो ये 31वां देश आपको कौन बन गया? फिनलैंड बन गया। ठीक है, इससे पहले देखेंगे तो उत्तरी जो है मैसिडोनिया, ये 30वां सदस्य इसका बना था 2020 में, याद रखेंगे। नाटो का जो है मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है। ये सब इतना सारा बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है अभी जो है इसमें 4 लोग आकांक्षा रखे हुए हैं कि ये भी नाटो का जो है सदस्य बनना चाहते हैं। ये बनना चाहते हैं, अभी बने नहीं है। बोस्निया है, आपको हर्जेगोविना है, जॉर्जिया और स्वीडन और यूक्रेन। ठीक है, तो ये लोग जो है बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इतना बात याद रखेंगे, 31वां सदस्य और 30वां सदस्य भी याद रखेंगे नाटो कब बना। अगला रिपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। और ये यूपीपीसीएस आपको प्रीलिम 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भारत का रैंक इसमें क्या था। ठीक है, तो ये रिपोर्ट फिर से आ गया है 2023 में। ये 2012 में पहली बार जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है आपको जारी किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 में पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक क्या है? प्रकाशन है। ठीक है, इसमें गैलोप जो है वर्ल्ड पोल द्वारा जो है प्रदत्त डाटा का उपयोग करके और ये सर्वे किया जाता है। ठीक है, अब आपको तथ्य जो है याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, 20 मार्च 2023 को जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन यानी UNSDSN द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था। पहला बात याद रखेंगे, रिपोर्ट कौन जारी किया है? UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगला देखिए, ये जो है इसका कौन सा संस्करण था? तो 11वां इसका संस्करण था 2023 वाला। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जारी होता है इसमें 6 कारक रखा जाता है। ठीक है, 6 कारक को ध्यान में रखते हुए जो है रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जैसे देखिए 6 फैक्टर में ये फैक्टर दिया गया है, एक नज़र में इसको देख ले। जनरली ये जो है यूपीएससी में ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रति व्यक्ति जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP पर कैपिटा, सामाजिक अवलंबन सोशल जो है सपोर्ट,
स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, हेल्दी लाइफ जो है एक्सपेक्टेंसी, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, और उदारता, जेनोसिटी, और लास्ट इसमें आपको भ्रष्टाचार बोध। ये सब जो है इसमें 6 फैक्टर के आधार पर किया जाता था। इसमें टोटल जो है 137 देश अभी को लेके किया गया। ठीक है, 2023 में रैंकिंग हेतु जो है 2020 से लेके 2022 तक का जो है इसमें 3 वर्ष का गैलोप वर्ड जो है डाटा वो तैयार किया था। उसी डाटा का उपयोग करके ये जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया गया। तो देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है कौन कौन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 की बात करें तो 6वीं बार जो है फिनलैंड यहाँ पे सर्वाधिक प्रसन्न देशों के जो है सूची में शामिल हो गया। ठीक है, तो फिनलैंड का नाम याद रखेंगे। ऐसे टॉप 3 याद रखें, कभी कभी एग्जाम में जो 1 2 3 भी रैंक लगाने को आ जाता है। 5 देशों में देखेंगे तो सबसे अधिक प्रसन्न देश कौन है, आपको फिनलैंड है 1 नंबर पे। देखिए इसको स्कोर मिला है 7.808। दूसरे नंबर पे कौन है, आपको डेनमार्क है, और तीसरे नंबर पे है आइसलैंड। अब ये 3 टॉप आप याद कर लें, चाहे तो ये चौथा इजराइल और 5वां नीदरलैंड ध्यान में रख सकते हैं। बाकी टॉप 3 तो याद रखें आप, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सबसे जो है अच्छे करने वाले। सबसे जो है इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले कौन है। ठीक है, सबसे कम प्रसन्न, सबसे कम खुश कहाँ के लोग हैं, तो अफगानिस्तान को सबसे आखिरी रैंक मिला है 137। ठीक है, याद रखेंगे सबसे आखिरी रैंक किसको मिला, अफगानिस्तान को। देखिए इनको मात्र जो है 1.859 स्कोर मिला है। और इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा लेबनान है 136 के साथ, और इससे जस्ट ऊपर आपको सिएरा लियोन, फिर आपको जिम्बाब्वे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो याद रखें इसको कि अफगानिस्तान, लेबनान का नाम याद रखेंगे और लियोन का। ठीक है, ये लोग आखिरी में है। इसके अलावा भारत की क्या स्थिति है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो 2023 में भारत को जो है 126वां स्थान इसमें मिला है। अब भारत का स्कोर कितना मिला है, 4.036। ये स्कोर भी थोड़ा सा आप एक नज़र में इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत का पोजीशन क्या है, 126 है, स्कोर मिला है 4 पॉइंट। देखिए 2022 में जो है देखेंगे तो भारत को 136वां स्थान मिला था। ठीक है, इसको स्कोर था 3.777। अभी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव किया है और 126 स्थान इसको मिला है। तो ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है टॉप में देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है फिनलैंड हो गया, सबसे नीचे अफगानिस्तान, और भारत का रैंक जो है 126। चलिए आगे देखते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देखिए क्या लिखा है, लद्दाख और मयूरभंज, ये टाइम पत्रिका के जो 50 महानतम स्थानों की सूची में इनको शामिल किया गया है। तो एक तो है लद्दाख भारत का, और दूसरा कौन है, मयूरभंज। दोनों को शामिल किया गया इसमें 50 महानतम स्थानों में। ठीक है, देखिए 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका 50 जो है महानतम संस्थानों की सूची जो है जारी किया, और इसमें भारत के जो है 2 हो गए आपको, 2 स्थल, केंद्र शासित प्रदेश एक लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख और उड़ीसा का जो है मयूरभंज, याद रखेंगे दोनों का नाम, लद्दाख और उड़ीसा का आपको मयूरभंज। ये जो है बात करें अगर इसका, तो ये जो है आपको 50 स्थल जो है वर्ष 2023 में घूमने के लिए विश्व में श्रेष्ठ स्थल हैं, और इसके लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक है उड़ीसा का मयूरभंज और एक है लद्दाख। ठीक है, मयूरभंज देखेंगे तो कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा का एक जिला है। यहाँ पे जो है विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे शिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, इसमें काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखेंगे तो एशियाई हाथ और बंगाल टाइगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो आपको मयूरभंज का छाऊ है, इसको जो है देखेंगे तो नृत्य यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी इसको शामिल किया गया पहले से ही। दूसरा देखें, यहाँ पे लद्दाख की बात हुई तो लद्दाख को अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं के लिए जो है इनको इसमें शामिल किया गया। तो दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आप याद रखेंगे कि भारत का जो है पहला डार्क स्काई जो है अभयारण्य, ये लद्दाख के जो है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्सों के हनले गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य। चलिए अगला देखते हैं सूचकांक हम लोग। वैश्विक जो है आपका आतंकवाद सूचकांक है 2023 का। ठीक है, पहला बात आप याद रखेंगे 14 मार्च 2023 को जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का जो आपको 10वां संस्करण जारी किया गया। ठीक है, तो ये इसका कौन सा संस्करण है, 10वां, 14 मार्च को जारी किया गया। दूसरा बात आप याद रखेंगे इसमें ये कि सूचकांक में विश्व के जो है 163 देश के वैश्विक जनसंख्या का लगभग 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, और उसके बाद आपको रिपोर्ट जारी किया गया कि आतंकवाद से आखिर कितने लोग इफेक्टेड हैं।
तो इसी में आपको देखा गया कि 2022 में देखेंगे आतंकवाद से जो है मरने वालों की संख्या आपको 6701 थी। अब ये सब क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस कम होंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कितने लोग मरे, बट एक नज़र में इनको ध्यान में रखेंगे। 2021 में देखेंगे तो 9% की गिरावट आई है, ठीक है। 2021 के कंपेयर में देखेंगे तो पहले से जो है मरने वाले की संख्या कम है, बाकी अभी 6701 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आप देखेंगे तो 2021 के भांति वर्ष 2022 में जो इस्लामिक स्टेट है, लगभग इसमें 400 जो है 10 आतंकवादी हमले के साथ विश्व में सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में नहीं रख सकते हैं ये सब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद में जो है सर्वाधिक प्रभावित जो है शीर्ष आप हम देखेंगे तो देखिए कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया। अब देखिए 0 जिसके स्कोर मिलेगा और समझिए सबसे ज़्यादा कम जो है आपको प्रभावित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत 71 देश को क्या मिला है, 0 स्कोर मिला है। इसका मतलब ये आतंकवाद से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं है। कौन कौन? पहला भूटान हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका चीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर, और ऐसे करके टोटल आपको 71 देश हैं। सबसे अधिक आतंकवाद से कम प्रभावित है सबसे ज़्यादा, तो 5 में सबसे पहला नाम याद रखेंगे, ये है आपका अफगानिस्तान। देखिए इसको स्कोर कितना मिला है, 8.822, सबसे अधिक ये है। दूसरा पे आपको है बुर्किना फासो, थोड़ा सा इसको कम पॉइंट है 8.564, और तीसरा है आपको सोमालिया 8.463 के साथ, चौथा पे माली है, और पांचवा पे आपको सीरिया है। ये याद रखेंगे, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो और सोमालिया ये सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित हैं। सबसे अधिक कौन है? अफगानिस्तान है। ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो इसमें देखेंगे तो आपको भारत जो है इसको देखिए कितना रैंक मिला है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल तो जो इसके 13 रैंक मिला है भारत को, ठीक है, 7.175 पॉइंट के साथ, ठीक है। तो भारत का रैंक याद रखेंगे, भारत को जो है इसमें कितना मिला है, 7.175 स्कोर के साथ 13वां रैंक, ठीक है। कुछ देश का नाम आप याद रखेंगे जो बिल्कुल उनको 0 स्कोर मिला है, ठीक है, यानी आतंकवाद से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। जो सबसे अधिक प्रभावित है अफगानिस्तान, इसका भी नाम याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके लिए ओके, चलिए अगला न्यूज है ये आपको, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र जो है हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022, 13 मार्च 2023 की ये बात है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी, ठीक है, इसी के द्वारा जो है आपको एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और ये रिपोर्ट जो है आप देखेंगे तो इससे पहले 2013 से 17 में की गई थी, अब जो ये रिपोर्ट जारी की गई है 2018 से 22 में, ठीक है। और इसमें जो है शस्त्र को लेके आपको ये रिपोर्ट जारी की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो है बिक्री कौन किया, सबसे ज़्यादा खरीदा कौन, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, 2018 से 22 की अवधि में जो है विश्व के सबसे 5 सबसे हथियार जो है निर्यातक में बात करें तो सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात कौन किया है, एक नंबर पर नाम याद रखेंगे, ये कौन है, अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, रूस है। तीसरे नंबर पे कौन है, फ्रांस है। चौथे नंबर पे आपको चीन है और पांचवें नंबर पे जर्मनी है। ये कौन है, निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, यानी दूसरे देश को ये हथियार बेचे हैं। एक नंबर पे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर पे रूस, 3 पे फ्रांस, 4 पे चीन और 5 पे जर्मनी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात अगर देखेंगे, एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि संयुक्त रूप से देखा जाए तो 5 देशों में 2018 से 22 में कुल निर्यात 76% के लिए यही लोग उत्तरदायित्व रखते हैं। यानी टोटल अगर मान लीजिए 100% अगर हथियार बेचा गया है, ठीक है, 100 हथियार बेचा गया तो इसमें 76 हथियार यही लोग बेचे हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2018 से 22 में देखेंगे शस्त्रों में तो सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका का शस्त्र निर्यात सकल विश्व का लगभग 40% था, इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। 2018 से 22 का है, ये आप देख सकते हैं 2018 से 22 का रिपोर्ट है, यानी हर एक साल ये रिपोर्ट जारी नहीं होता है, ध्यान देंगे। विश्व के 5 सबसे शस्त्र आयातक यानी सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टर्स जो है कौन है, तो 1 नंबर पे कौन है आपका, इंडिया है, भारत है। 2 नंबर पे कौन है, सऊदी अरबिया है। 3 पे आपको कतर है, 4 पे ऑस्ट्रेलिया है और 5 पे आपको चीन है, ठीक है। ध्यान देंगे ये आयातक हैं, वो क्या थे, निर्यातक थे, ठीक है। तो निर्यातक में कौन थे, सबसे ज़्यादा कौन था आपको, अमेरिका था।
उसके बाद रूस था, उसके बाद फ्रांस, चीन और जर्मनी। आयातक में कौन है? भारत है। यानी सबसे ज़्यादा हथियार कौन जो है खरीदा है? तो भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन। ठीक है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले है भारत, फिर उसके बाद है आपको सऊदी अरब। ठीक है, दूसरे पे सऊदी अरब है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवे पे चीन है। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत जो है विश्व का शस्त्र का सबसे बड़ा आयातक हो गया इस तरह से 1 नंबर पे। ठीक है, हालांकि देखेंगे तो भारत जो है पिछले वर्ष के 13-17 की तुलना में 11% कम हथियार जो है खरीदा है, फिर भी जो है ये अभी भी विश्व में सबसे ज़्यादा जो है। अब एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारत जो है सबसे अधिक जो है रूस से आपको क्या किया है? हथियार जो है आपूर्ति करता है। यानी सबसे ज्यादा भारत को कौन हथियार बेचा है? रूस। लगभग 45% रूस से भारत हथियार खरीदा है। ओवरऑल देखेंगे वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? अमेरिका है, लेकिन भारत के लिए कौन है? रूस है। ठीक है, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आपको रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल द्वारा निर्यात के मुख्य पर भारत शीर्ष स्थान पे। यानी भारत में सबसे ज्यादा भारत किससे खरीदा है? रूस से, फिर फ्रांस से और फिर इजराइल से। ये डेप्थ में यदि ये क्वेश्चन आपसे बनाया जाएगा तो ये स्टेटमेंट आपको दे देगा 2 3 4 और आपसे पूछा जाएगा निम्नांकित में से कौन सही है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है आपको दे देगा कि ये रिपोर्ट जो है 4 साल में एक बार जारी होता है, सिपरी रिपोर्ट, सिपरी का रिपोर्ट। इसमें भारत जो है आज तक में नंबर 1 है। भारत सबसे ज़्यादा हथियार जो है रूस से जो है भारत जो है परचेज किया है, ऐसे करके स्टेटमेंट दे देगा। तो ये सब बात याद रखेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो 95वां जो है ऑस्कर पुरस्कार 2023 का जारी हुआ। अकादमी पुरस्कार जो है एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एकेडमी अवार्ड है और इसको ऑस्कर के नाम से ही जाने जाते हैं। ये जो है वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े जो भी कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं, यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, जो भी कलाकार वगैरह और जो भी टेक्नीशियन होते हैं उन्हीं को जो है पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम बार अगर देखेंगे तो आपको 16 मई 1929 को ये प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो है 16 मई 1929 को द हॉलीवुड जो है रूसवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में जो है किया गया था, पहली बार आयोजन इसका। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष जारी होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे ये कौन जो है पुरस्कार देता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ठीक है, अमेरिका फिल्म निर्माता जो है जेनेट यांग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, एएमपीएस के जो है अध्यक्ष कौन है? जेनेट यांग। ठीक है, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज का अध्यक्ष कौन है? आपको जेनेट आपको यांग है। ठीक है, अकादमी का जो है मुख्यालय आपको याद रखेंगे कैलिफोर्निया। ठीक है, बेवरली हिल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें किनको किनको पुरस्कार मिला हम लोग देख लेते हैं। तो ये अमेरिका में स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अभी आपको पुरस्कार दिया गया 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 95 अकादमी पुरस्कार का विजेता का घोषणा किया गया। तो ये कौन सा था? 95 था। कब शुरू हुआ है? 1929 में। ठीक है, कब शुरू हुआ था याद रखेंगे? 1900 आपको 29 में। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला देखें तो 2022 के दौरान जो भी प्रदर्शन में आई थी फिल्में मार्केट में, उन्हीं को पुरस्कार दिया गया है 95 ऑस्कर पुरस्कार। सर्वाधिक जो है 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखें यहाँ पे आगे नाम याद रखेंगे इस मूवी को। डेनियल क्वान और डेनियल जो है स्किंटन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 7 ऑस्कर जो है पुरस्कार मिला है। तो आप देखें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 7 ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखेंगे। मल्टीवर्स, ठीक है, कई ब्रह्मांड पे काल्पनिक समूह पे आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल जो है स्कीटन ने सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशन का भी पुरस्कार जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? डेनियल क्वान और डेनियल स्कीटनट को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन लोगों का नाम। डेनियल ब्रदर्स हैं ये लोग, ब्रदर्स नहीं है जनरली में। अब देखिए दूसरा बात याद रखेंगे, मलेशियाई अभिनेत्री है, नाम है इनका मिशेल यो। मिशेल यो को जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए शानदार अभिनय के लिए इनको जो है अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे अभिनेत्री का जो है ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है? मिशेल यो की। ये कहाँ की है? मलेशियाई अभिनेत्री है। अब मलेशियाई अभिनेत्री है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए।
ये मिशेल यो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली एशियाई महिला है, यानी एशियाई देश में पहली एशियाई महिला है जो ये पुरस्कार जीती है। क्या नाम है इनका? मिशेल यो, नाम याद रखेंगे, मिशेल यो। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी जो है साइकोलॉजिस्ट ड्रामा द वेल, निर्देशक हैं इसके डैरेन जो है एरोनोफ्स्की के अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर को क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। अब एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखें और बिल्कुल याद कर जाएं, यदि पॉसिबल हो तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिपीट कर लेंगे। तो ब्रेंडन फ्रेजर को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार मिला है द वेल के लिए। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करें, ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी को जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म मिला है। कुछ अन्य विजेता भी है, जैसे सहायक वाला है, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये आपको जेमी ली कार्टिस है, एवरीथिंग के लिए इनको मिला है, सहायक अभिनेता भी उसी के हैं, एवरीथिंग वाले ही। टोटल 7 पुरस्कार जीता है मूवी आपका, के वी क्वान है, तो ये चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है नेवेलिनी, निर्देशक डेनियल रोहर हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत, ठीक है, याद रखेंगे ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नेवेलिनी। सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें, ओरिजिनल स्कोर, ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ दृश्य विजुअल इफेक्ट के लिए जो अवतार मूवी में देखेंगे, जेम्स कैमरून का मूवी अवतार द वे ऑफ वाटर, तो इसको विजुअल इफेक्ट के लिए। अब ऐसे जो है डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मेंशन कर देगा यहाँ पे कि विजुअल इफेक्ट के लिए बताइए किसको मिला। ऐसे जनरली जो है क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। अब ये नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगला लाइन, भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा जब ये कार्तिक जो है गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित एक आपको मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है, क्या नाम है? द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, नाम याद रखेंगे। इसको भी ऑस्कर मिला, ठीक है। तो द एलिफेंट विस्पर्स को भी क्या मिला है? ऑस्कर मिला है। और ये चूंकि भारत का है तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और ये तमिल भाषा में है, एक फिल्म है, इसके निर्देशक कौन है? कार्तिकी गोंसाल्विस, और निर्माता गुनीत मेंगा। इनका नाम याद रखेंगे, कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मेंगा। ऑस्कर के इतिहास में देखा जाए तो पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन फिल्म को जो है आपको ऑस्कर पुरस्कार मिला है, जो भारतीय प्रोडक्शन फिल्म है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाम याद रखेंगे, ठीक है, इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। नाम क्या है? द एलिफेंट विस्पर्स। चलिए, बाकी कार्तिकी और गुनीत मोंगा का भी नाम आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इस फिल्म के बारे में थोड़ा आप देख लें और कहानी। द एलिफेंट विस्पर जो है, कहानी क्या है? एक आदिवासी इसमें है, आदिवासी जोड़ा बोमन और वेली, एक जो है मधुमलाई टाइगर रिजर्व में इसका शूटिंग किया गया है, याद रखेंगे ये भी बात, ठीक है। इसमें जो है अनाथ बच्चे, किसका? हाथी के अनाथ बच्चे रघु को गोद लेके और उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इसी पे ये शॉर्ट मूवी आपको बनाया गया है, छोटा मूवी बनाया गया है, ठीक है। तो बस इतना बात आप याद रखेंगे, मधुमलाई टाइगर रिजर्व में ये शूटिंग किया गया। कहीं ये भी बात आपसे पूछ लिया दिया, चूंकि ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत को अभी इस कैटेगरी में कोई भी भारतीय प्रोडक्शन फिल्म को नहीं मिला था। ऑस्कर पुरस्कार में जब ऐतिहासिक क्षण एक और बार और कौन है, आप सभी को पता ही हो, एस राजामौली, इनके द्वारा ही निर्देशित तेलुगु फिल्म है कौन? RRR है, और इसी का गीत है नाटू नाटू। सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी ओरिजिनल संग की श्रेणी में इसको ऑस्कर मिला, ठीक है, याद रखेंगे। तो नाटू नाटू के संगीतकार कौन थे, इनका भी नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। MM किरवानी, MM किरवानी संगीतकार हैं, और गीतकार चंद्रबोस, ठीक है, ये इसके संगीतकार और गीतकार हैं MM किरवानी और चंद्रबोस। और गायक कौन है इसके? राहुल जो है सिपलीगंज और काल भैरव, ये इसके गायक हैं। 2 लोग हैं, राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। डिटेल में क्वेश्चन बनाया जाएगा तो ये सब नाम पूछा जाएगा, बाकी आपसे ये सब पूछने का चांसेस कम है। एक नज़र में इसको ध्यान रखेंगे, राहुल सिपलीगंज और काल भैरव, ठीक है। नाटू नाटू के लिए देखेंगे तो ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत था सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत में, ठीक है। चलिए, इस मूवी में जो है रामचरण और आपको जूनियर NTR देखने को मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखेंगे। तो ये जो 95वां ऑस्कर पुरस्कार हो रहा था, तो प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, ये प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, ऑस्कर प्रेजेंटेटर में शामिल थी। इससे पहले देखेंगे तो ऑस्कर के मंच पर जो है पहली भारतीय अभिनेत्री पारसिस खम्बाटा,
और 2016 में आपको प्रियंका चोपड़ा देखने को मिली थी, तो ये प्रेजेंटर थी। खैर ये सब पूछने के चांसेज आपको एग्जाम में कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपको लेंगाटम समृद्धि सूचकांक 2023, ठीक है। देखेंगे इसमें विभिन्न जो भी देश हैं विश्व के, उनके समृद्धि के स्तर पे तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है लेंगाटम इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा ये प्रतिवर्ष जो है जारी किया जाता है। किसको देखने के लिए? समृद्धि का स्तर को देखने के लिए, ठीक है, देशों के समृद्धि का स्तर को देखने के लिए लेंगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। लेंगाटम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपको लंदन में स्थित है। अब देखिए, ये लेंगाटम इंस्टीट्यूट जो है आपको 27 फरवरी 2023 को रिपोर्ट जारी किया। ये इसका कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। संस्करण भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और अब किसी भी देश को बताना है कि समृद्धि, तो समृद्धि आप किस आधार पे बताएंगे, किस बेसिस पे? तो 8 जो है क्षेत्र में बताया जाता है, और 167 देश को रैंक इसमें प्रदान किया गया है। 167 देश लगभग जो मान लीजिए 99.4% आबादी को इसमें समाहित किया गया है, शामिल किया गया है। और समृद्धि यदि आपको निकालना है तो कुछ पैमाना आपका होना चाहिए। तो इसमें 3 कार्य क्षेत्र हैं, 12 स्तंभ है, और आपको 67 जो है तत्व और 300 संकेतक शामिल किया गया है। ये सब बात आप ध्यान नहीं रखेंगे तभी आपका काम चलेगा कोई इसमें। अब इसमें 12 स्तंभ ये है, ठीक है। अब इन्हीं आधार पे जो है समृद्धि जो है बताया जाएगा। जैसे आपको देखिए, रक्षा और सुरक्षा है, कैसी स्थिति है उस देश में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसी है लोगों की, प्रशासन कैसा है वहाँ का, सामाजिक पूंजी की क्या स्थिति है, निवेश परिवेश है, उद्यम स्थिति है, और संरचना बाजार है। तो ये सब जो बात है आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक गुणता है, रहन सहन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब स्थिति है। बस इसमें आप याद रखें कि इसमें जो है विश्व समृद्धि सूचकांक में सबसे ज़्यादा समृद्ध किसको पाया गया? तो है आपको डेनमार्क, ठीक है। और सबसे आखिरी स्थान पे कौन रहा है? दक्षिणी सूडान, 167 रैंक मिला है इसको। तो डेनमार्क नंबर 1 है समृद्धि में, सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन है? डेनमार्क है, ठीक है। 2 नंबर पे कौन है आपका? स्वीडन है। 3 नंबर पे नॉर्वे है। 4 पे फिनलैंड है, और 5 पे स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो सबसे अधिक समृद्ध कौन है? डेनमार्क है। और सबसे खराब स्थिति किसकी है? दक्षिणी सूडान की, ठीक है। डेनमार्क 1 पे, स्वीडन 2 पे, और नॉर्वे 3 पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसमें जो है आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति क्या है लेंगाटम जो है समृद्धि सूचकांक में बात करें तो भारत को 103वां स्थान दिया गया है। टोटल कितने देश थे? 163 देश थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे, सॉरी 167 देश थे आपको टोटल। तो 167 में भारत को क्या पोजीशन मिला है? 103, ठीक है, 103 मिला है। 2022 में देखेंगे तो भारत को जो है 100 स्थान मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पश्चिमी यूरोप विश्व के सर्वाधिक समृद्ध पाए गए हैं, जो भी पश्चिमी यूरोप में है। आप नाम जो भी पढ़े हैं अभी, टॉप 3 में हम लोग देखे थे, तो डेनमार्क वगैरह सब पश्चिमी यूरोप के ही क्षेत्र में आ जाते हैं। आगे देखिए, अगला है आपको आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये जितने भी सूचकांक हम लोग कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक छप चुके होंगे, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो 1995 में प्रकाशित आपको आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है, 1 वर्ष में जारी की जाती है, जिसका प्रकाशन जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका स्थित विचार मंच थिंक टैंक जो है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन आपको प्रकाशित करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। और इसमें जो है देखा जाता है कि विश्व के देश में आर्थिक स्वतंत्रता का मापन के लिए अब इसमें भी कुछ पैमाना है, ठीक है। जैसे देखिए 4 पैमाना है। विधि नियमन, रूल ऑफ लॉ को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सरकार का आकार देखा जाता है, नियामक दक्षता देखा जाता है, और खुले बाजार, ये सब पैमाने पर देखा जाता है। ये सब बात आप ध्यान में नहीं रखेंगे, आपको जो ध्यान में रखना है आप ये ध्यान में रखेंगे। 27 फरवरी 2023 को जारी हुआ था। चलिए, ये भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बस याद रखें 2023 का इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था, ये आप याद रखेंगे, 29वां संस्करण था। और इसमें जो है विश्व के 184 स्वायत्त देशों के आर्थिक नीतियों और स्थितियों की तुलना किया गया, अध्ययन किया गया। और इसमें देखा गया आपको 4 देश सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान को सबसे अधिक जो है उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर दिया गया, यानी 80 से ज़्यादा इनको दिया गया। आर्थिक रूप से जो सबसे ज़्यादा फ्री इनको पाया गया, ठीक है। नाम याद रखेंगे कौन? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो 50 से जो है 59 पॉइंट जो दिया गया इसमें, उसमें 65 आपको अर्थव्यवस्था प्राय जो है गैर स्वतंत्र मस्टली अनफ्री के श्रेणी में रखा गया, जैसे भारत, ब्राजील वगैरह इसी में आपको शामिल थे। सूचकांक में देखेंगे तो सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया, याद रखेंगे, ठीक है।
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को जो है स्कोर कितना मिला है, 52.9। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, 131वां है, याद रखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का कितना स्थान है, 131वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। तो भारत जो है द एग्रीकल्चर, अब देखिए डायरेक्ट हम लोग सब रैंकिंग ही देखेंगे तो याद नहीं होगा, तो बहुत अच्छा मैगजीन डिजाइन किया गया है। एक रैंकिंग है, एक अलग इन्फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में कौन शामिल हो गया, भारत। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे आप। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन ऑफ क्लाइमेट, AIM फॉर क्लाइमेट, यानी AIM4C में भारत इसमें शामिल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है ये। इसका शुरुआत जो है ग्लासगो UK में जो है आपको जलवायु परिवर्तन के लिए जो COP26 था उसी में किया गया था। तो भारत इसमें शामिल हो गया, इतना बात आप याद रखेंगे। तो भारत इसमें क्या हुआ है, AIM4C का सदस्य बन गया है। क्योंकि नया नया इसका सदस्य बना है इसीलिए ये चर्चा में है, तो याद रखेंगे। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM4C में जो है शामिल हो गया। वर्तमान में इतने कितने सदस्य हैं, आपको 47 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो 8 से 10 मई जो है, जो 2023 के मध्य देखेंगे, तो AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका के मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध एक ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जो है 2012 से ये जारी किया जा रहा है। ठीक है, तो GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसी के द्वारा जारी किया जाता है, नाम याद रखेंगे इसका, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसी के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखेंगे तो 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर जो है रिपोर्ट बनाया जाता है। अब देखते हैं क्या बात आपको याद रखनी है। तो GIPC की बात करें अगर हम लोग, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स वैश्विक नवाचार नीति केंद्र, 2023 इसका जारी कर दिया गया। और इस सूचकांक में जो है इसका एक कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था। ध्यान देंगे तो इस सूचकांक में विश्व के जो है 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जो घरेलू उत्पाद GDP के लगभग 90% से अधिक योगदान करती है। अब देखें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में देखेंगे तो शीर्ष सबसे कौन देश है, तो सबसे पहले नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको जो ओवरऑल देखिए 95.48% रैंक मिला है, स्कोर मिला है इसको। ठीक है, 95.48%। तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में क्या हो गया, नंबर 1 हो गया बौद्धिक संपदा में। दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे आपको फ्रांस। तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, अब देखते हैं सबसे खराब इसमें प्रदर्शन किसका रहा है। तो देखिए 55वां पे कौन रहा है, वेनेजुएला 55वां पे रहा है। रूस आपको 54 पे और अल्जीरिया आपको 53वां पे रहा है। ठीक है, भारत का पोजीशन क्या है इसमें, तो भारत का पोजीशन 42 है, याद रखेंगे। भारत को टोटल स्कोर इसमें 38.64 मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है बौद्धिक हम लोग यहाँ पे संपदा सूचकांक की बात करें तो नंबर 1 अमेरिका रहा, खराब प्रदर्शन करने वाला वेनेजुएला रहा। और भारत का रैंक क्या है, 42वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। 1995 में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका सचिवालय बर्लिन जर्मनी द्वारा जो है प्रतिवर्ष जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है जारी किया जाता है। ठीक है, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, ये आपको एक साल में एक बार जारी किया जाता है। 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। ठीक है, भ्रष्टाचार अगर बोध सूचकांक की हम लोग बात करें 2022 में 13 सर्वेक्षण विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर जो है 180 देश के क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त होता है उसी के आधार पर दिया जाता है। ध्यान देंगे इसमें जिनको 0 रैंक मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा, 0 से 100 अंक तक मिलता है इसमें। 0 का अर्थ होगा कि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट है उसको 0 अंक दिया जाएगा, हाईली करप्ट को। और 100 मिलेगा जो सबसे अधिक ज़्यादा ईमानदार लोग होंगे वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं भ्रष्टाचार जो है सूचकांक की क्या स्थिति है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। देखिए ये जो है आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे, कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट जारी होता है। ये इसका कौन सा संस्करण था, 28वां संस्करण था। कौन सा था, और इस सूचकांक में देखेंगे तो डेनमार्क को सबसे अच्छा स्कोर मिला है। ठीक है, जबकि सोमालिया का सबसे स्थिति इसमें खराब है, मात्र इसको 12 स्कोर मिला है, डेनमार्क को 90 मिला है। तो सबसे अच्छा स्थिति किसका है इसमें,
यानी सबसे ईमानदार लोग कहाँ के हैं, तो डेनमार्क के हैं। रैंक 1 मिला है, 90 स्कोर मिला है, देखिए। इसके बाद देखेंगे तो फिनलैंड जो है 2 पे है, ठीक है, और न्यूजीलैंड आपको 3 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग संयुक्त रूप से 2-2 पे ही हैं। देखिए फिनलैंड और न्यूजीलैंड दोनों 2-2 पे है, क्योंकि दोनों को सेम स्कोर मिला है यहाँ पे। तो नंबर 1 पे जो है सबसे कम भ्रष्ट लोग जो है, सबसे ईमानदार लोग ज़्यादा कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। सबसे ज़्यादा जो है कम भ्रष्ट लोग कहाँ के हैं, डेनमार्क के। उसके बाद फिनलैंड, और उसके बाद आपको ये फिनलैंड न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से है। सबसे खराब याद रखेंगे सोमालिया, ठीक है। सोमालिया का स्थिति सबसे इसमें खराब है, ठीक है। सबसे खराब देखिए यहाँ पे सोमालिया है, मात्र 12 अंक मिला है। इसके बाद सीरिया है, इसके बाद दक्षिणी सूडान है। तो सबसे खराब स्थिति सोमालिया का है। आगे देखेंगे तो भारत का स्थिति क्या है इसमें, तो 40 अंकों के साथ इसको 85वां रैंक मिला है। तो भारत का पोजीशन है 85, याद रखेंगे, ठीक है। सोमालिया का कितना है, 180 है लास्ट में, भारत का 85 है, ठीक है। चलिए 2022 में बात करें तो 85वां रैंक था। अभी 2021 में देखेंगे भारत को जो है 40 अंकों के साथ 85 रैंक प्राप्त हुआ था, और 2022 में भी सेम यही है, तो कोई सुधार नहीं हुआ है। 2022 में भी भारत का 85 रैंक है, किसमें, आपको भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में, ठीक है। सबसे कम भ्रष्टाचार यानी कहाँ है, तो डेनमार्क में है। सबसे अधिक कहाँ पे आपका, सोमालिया में है। भारत का रैंक क्या है, 85 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष हो गया है। जो वासेनार व्यवस्था है इसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया है, भारत को बना दिया गया। इतना याद रखेंगे आप, ठीक है। ये जो वासेनार आपको अरेंजमेंट है, एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक जो है निर्यात नियंत्रक व्यवस्था है। निर्यात पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, जिसमें पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले वस्तु जो भी गुड्स होते हैं, इनके हस्तांतरण को निगरानी ये किया जाता है। द हेग नीदरलैंड में स्थित है ये, ठीक है। भारत इसका क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, इसीलिए चर्चा में है, ठीक है। वासेनार का अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी इसमें जो है 42 सदस्य हैं, ऐसे सुन ले। बस आप इतना बात याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पे जो है वासेनार व्यवस्था का जो है पूर्ण रूप से अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है, ठीक है। चलिए तो भारत का जो है कार्यकाल रहेगा 1 साल का, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर। भारत ने आयरलैंड को जो है वासेनार व्यवस्था का पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की, आयरलैंड इससे पहले, ठीक है। पहला बार जो है भारत बहुपक्षीय नियंत्रण जो है निर्यात नियंत्रण पे अध्यक्ष बना हुआ है, तो वासेनार का अध्यक्षता कर रहा है। बस इतना बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ अन्य बहुपक्षीय जो है निर्यात नियंत्रक व्यवस्था है, जैसे देखिए जांगर समिति है। जांगर समिति में देखेंगे तो 39 इसमें, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो जांगर में भारत जो है शामिल नहीं है, याद रखेंगे बस इतना। नेक्स्ट है आपको एनएसजी, न्यूक्लियर जो है सप्लायर ग्रुप, इसमें 48 सदस्य हैं, ठीक है। 1974 में स्थापित हुआ था। अगला ऑस्ट्रेलिया समूह है, 2018 में भारत इसका सदस्य बन गया था, ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो है क्या करता है, तो ये लोग जो है निर्यात पे जो है निगरानी रखने के लिए जो है सब संस्थाएं बनाई गई है। अगला आपको है मिसाइल प्रौद्योगिकी आपको नियंत्रण व्यवस्था, ये 1987 में स्थापित हुआ है, भारत इसका सदस्य, इसका भी 2016 में बन गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। यह है ह्यूमन आपको फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, के तहत व्यक्तित्व यानी पर्सनल, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है कि मानव जो है कितना फ्रीडम है उसको मिला हुआ है, उसके पर्सनल व्यक्तित्व के आधार पे, नागरिक होने के आधार पे और इकोनॉमिक के आधार पे, तीनों जो है पैमाना पे देखा जाता है। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है, ठीक है। ये जो मानव जो है स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, 2023 में देखेंगे तो वाशिंगटन स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ये दोनों का संयुक्त प्रयास है, दोनों लोग मिलकर रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। वाशिंगटन डीसी का कौन है, कैटो इंस्टीट्यूट, और फ्रेजर है कनाडा का, दोनों लोग का नाम याद रखेंगे। ये लोग रिपोर्ट जारी करते हैं। ये इसका जो है 8वां वार्षिक संस्करण था, 8वां बार रिपोर्ट जारी किया गया था, ठीक है। 2022 वर्ष में 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ये आपको रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो HFI 2022 में देखेंगे तो रैंक 1 किसको मिला है, स्विट्जरलैंड को, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड को जो है आपको मानव स्वतंत्रता सूचकांक में क्या मिला है, नंबर 1 रैंक मिला है, याद रखेंगे। दूसरे पे कौन है, न्यूजीलैंड है। तीसरे पे कौन है, एस्टोनिया है। तो यहाँ जो है आपको स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। आगे देखें
ये एशियाई देश का स्थिति दिया है, ठीक है। एशिया में सिंगापुर जो है इसमें आपको नंबर 1 जो है इसको दिया गया है, ठीक है। भारत देखेंगे तो 10वां पोजीशन पे है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान जो है आपको CSW से बाहर हो गया। ये CSW है क्या आपको, तो ये कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति पे एक आयोग है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जो समर्पित है, क्या है, अंतर जो सरकारी निकाय है। ये 1946 में बनाया गया था, ठीक है। और ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है। तो आखिर ईरान को इसमें क्यों बाहर कर दिया गया, क्या वजह रहा, ठीक है, कि CSW से इसको बाहर कर दिया गया। तो देखिए ईरान को जो है 2022 से 2026 तक के प्रस्तावित था इसमें रखा जाएगा, लेकिन इसको बाहर किया गया है। वजह क्या है, ठीक है। देखिए अब ये बाहर जब भी किया जाता है तो उसमें वोटिंग कराया जाता है, तो अमेरिका अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, 29 लोग सपोर्ट किए, ठीक है। विपक्ष में भी कुछ लोग आए। भारत जो है ना मतदान किया ना विपक्ष में भाग लिया। अब ईरान को बाहर निकालने का वजह है कि ईरानी एक महिला है जिनका नाम क्या था, महसा अमीनी, ठीक है। महसा अमीनी को जो है मेरोलिटी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया और सरकारी मानकों के अनुरूप इनको हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया। अब देखिए महिलाओं के जो है यहाँ पे सशक्तिकरण की बात कहाँ से हो जाएगी, यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है हिजाब पहनने के लिए। तो हिरासत में उन्हें पीटा गया और आमीनी को जो है उनकी मृत्यु हो गई। और इसी घटना के फलस्वरूप ईरान में जो है व्यापक स्तर पर इसका विरोध हुआ। और देखेंगे तो इसी घटना को लेकर जो है ईरान जो पुलिस का क्रूर व्यवहार को लेकर CSW से इसको बाहर कर दिया गया। तो याद रखेंगे ईरान को जो है CSW से बाहर कर दिया गया। आगे देखिए अगला है आपको विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, ठीक है। ये देखिए 2013 से प्रतिवर्ष जो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग आपको प्रकाशन किया जाता है। इसका 2013 से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। याद रखेंगे कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको बात जो ध्यान रखनी है इसमें, पहला बात याद रखेंगे 2022 में जो रिपोर्ट आया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलप वर्ल्ड जो है कम्पिटेटिव सेंटर के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो है जारी किया गया। ये इसका कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग जो है WTR 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया इसमें, ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में इसमें देखेंगे तो शीर्ष देश कौन बना इसमें, तो शीर्ष देश बना है प्रतिभा में स्विट्जरलैंड, 100 स्कोर इसको प्राप्त हुआ है। फिर दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे आइसलैंड, ठीक है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में देखेंगे तो जो है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में आप याद रखेंगे। नंबर 1 स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 स्वीडन है और नंबर 3 आपको आइसलैंड है। देखिए लगातार 6वें वर्ष देखा जाए तो प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखने के लिए 63 देशों में स्विट्जरलैंड प्रथम पे है। लगातार 6वें साल है। भारत की क्या स्थिति है इसमें, तो भारत का स्थिति है 52वां, भारत 52 पोजीशन पे है। स्कोर यहाँ पे स्कोर मिला है 42.76। एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे तो सिंगापुर का स्थिति सबसे अच्छा है, ठीक है। भारत का याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 1 जो है कौन है, स्विट्जरलैंड है, लगातार 6वां बार है, ठीक है। भारत का स्थिति है 52वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको रैंक दिया है, ठीक है। देखिए भारत का रैंक है WTR में, देखिए 53 मिला था 2018 में, ऐसे करके फिर 52 पे है अभी, ठीक है। 2021 में इसको 56 रैंक मिला था। अब नेक्स्ट है आपको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। 7 दिसंबर 2022 की घटना है। अमेरिका का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स, ये जो टाइम्स है पत्रिका, ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है घोषित करती है, ठीक है। इसकी घोषणा कब कर दी गई, 7 दिसंबर 2022 को। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन की भावना को प्रतिवर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से इनको स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, ठीक है। तो वोलोडिमिर जो है जेलेंस्की को क्या दिया गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है। और इस मैगजीन के फ्रंट पेज पे इनका जो है फोटो भी आया था। तो बात याद रखेंगे, ये जो जेलेंस्की हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की 2019 में यूक्रेन के 6वें राष्ट्रपति बने थे ये, ठीक है। इससे पहले ये हास्य अभिनेता थे और पटकथा लेखक वगैरह का भी काम करते थे। अभी ये राष्ट्रपति वहाँ के हैं। अभी पता ही है रूस यूक्रेन का जो है लड़ाई अभी जारी है। तो यूक्रेन पे जो है यहाँ पे देखिए रूस के आक्रमण के दौरान विश्व भर में युद्ध काल के नेतृत्व किए ये के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं अब, ठीक है। तो बात बस इतना याद रखेंगे आप कि इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। अवार्ड किनको दिया गया,
वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, चलिए। मार्च 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन, ये भी दूसरा बात आप याद रखेंगे। इनको जो है एक और पुरस्कार मिला है इनके वीरता और साहस के लिए। चेक गणराज्य का सर्वोच्च जो है राजकीय सम्मान है, ये नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लायन। किसको मिला है, जेलेंस्की को ही मिला है। आगे देखें, इसके बाद एक और बात याद रखेंगे, दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स भी इन जेलेंस्की को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित कर चुकी है। तो देखिए फाइनेंशियल टाइम्स जो है ये भी इनको अवार्ड दिया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अन्य विजेता कुछ इसमें नाम दिया है। हीरोज ऑफ द ईयर किसको बनाया गया, द वीमेन ऑफ ईरान को। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिग, ये सब आप एक नज़र में ध्यान रख सकते हैं, उतने महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं हो सकते हैं ये। एथलीट ऑफ द ईयर जो है एरोन जज, अमेरिका के जो है ये बेसबॉल है, हो सकता है कहीं पूछ दे, चांसेस कम है। आइकन ऑफ द ईयर जो है मिशेल येओह को, मलेशिया अभिनेत्री है, अभी हम लोग इनका नाम देखे थे। एशिया की पहली महिला है ऑस्कर पाने वाली। इनोवेटर ऑफ द ईयर ग्रेगेटी रॉबिन्सन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाले नासा की टीम में। और ब्रेकथ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गाइटन, अमेरिकी गायिका। ठीक है, तो ये सब आप एक नज़र में ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। फोर्ब्स जो है विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं का जो है सूची जारी किया। ठीक है, इसमें देखते हैं स्थिति क्या है। तो ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है 100 जो है प्रभावशाली जो है महिलाओं का। द वर्ड ऑफ 100 जो है मोस्ट पावरफुल वुमेन, इस सूची में जो है 19वां वार्षिक इसका संस्करण था इसका। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, नाम क्या है इनका, उर्सुला वान डेर लेन, ये आपको शीर्ष पे है। क्या नाम है इनका, उर्सुला वान डेर लेन, जर्मनी के हैं। ये क्या है, इसमें नंबर 1 है, शीर्ष पे है। जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष का नाम है क्रिस्टलिन लेगार्ड, ये दूसरे स्थान पे है। और अमेरिका की जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये तीसरे स्थान पे है। चूंकि ये भारतीय मूल की है तो इनका भी नाम याद रखेंगे, तीसरे रैंक पे है। ठीक है, 100 जो है विश्व का आपको यहाँ पे 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का सूची जारी हुआ। पहला रैंक किसको मिला, उर्सुला, उर्सुला नाम याद रखें बस, उर्सुला लेन। ठीक है, नाम इनका बड़ा है, उर्सुला लेन। दूसरे पे कौन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक अध्यक्ष है क्रिस्टलिन लेगार्ड। और तीसरे पे आपको कमला हैरिस, ये नाम आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको तो ये पॉइंट याद रखेंगे, यूएस के है यहाँ पे टेलर स्विफ्ट, ये सबसे युवा है 33 वर्ष की, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। और आपको नैसी फेलोसी, ये जो है 82 वर्ष की है और सबसे शक्तिशाली महिलाओं में ये भी शामिल हुई है। ठीक है, तो सबसे ओल्ड एज है। अब आगे देखते हैं, 2022 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनको शामिल किया है। ठीक है, तो बस इतना बात अपने टॉप 3 हम लोग देख ही लिए थे। 3 पे जो है कमला हैरिस थी। ठीक है, 4 पे जो है आपको मैरी बर्रा दिया है, ये अमेरिका की है, सीईओ वगैरह है। 12वां पे यहाँ पे चूंकि चर्चित थोड़ा नाम है तो इनको नाम को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये 12वां रैंक इनको मिला है, बुल्गारिया की है। ये आईएमएफ की जो है ये निदेशक हैं। इसके बाद देखेंगे तो ताइवान की राष्ट्रपति, नाम क्या है इनका, शाई इंग वेन, इनको भी शामिल किया गया है। अमेरिका की जो है जैनेट टेवन, इनको भी शामिल किया गया है, ये वित्त मंत्री है। इसके बाद देखें तो ये आपको न्यूजीलैंड के तत्कालिक प्रधानमंत्री, क्या नाम है, जेसिंडा ऑर्डन। अब जैसे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि विश्व के जो है 100 प्रतिभाशाली में इनको निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया। ठीक है, तो कहीं इन लोगों का नाम दिख गया तो आप लोग ऑप्शन कर लेंगे। सना मरीन है फिनलैंड की प्रधानमंत्री, इनको भी शामिल किया गया है। ये होंडुरास की जो है शियोमारा कास्त्रो, इनको भी शामिल किया गया 94। और तंजानिया में देखेंगे, तंजानिया के राष्ट्रपति शामिया सुलू हसन, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये सब नाम थोड़ा सा एक नज़र में इनको ध्यान में रखेंगे। बाकी भारत की क्या स्थिति है इसमें देख ले थोड़ा। तो इस सूची में देखेंगे तो 6 भारतीय महिलाओं को जो है इसमें जगह बनाने में लोग कामयाब हुए हैं। 36वें स्थान पे कौन है, निर्मला सीतारमन। ठीक है, और ये चौथी बार है जब ये जगह बनाई है। 2021 में इनको 37 मिला था, 2020 में 41, 2019 में 34। तो देखिए 2019, 20, 21 और ये चौथा बार हुआ जब ये शामिल हुई है। अभी इनका रैंक क्या है, इसमें 36वां है। इसके अलावा देखिए चूंकि भारत के जो है 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो पहला नाम तो ये हो गया। दूसरा, एसीएल टेक की चेयरपर्सन, नाम क्या है इनका, रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये 53वें रैंक पे है, तो नाम याद रखेंगे रोशनी नाडर मल्होत्रा। फिर सेबी के अध्यक्ष
माधवीपुरी बुच, इनको जो है 54वां स्थान मिला है। और नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नाम इन लोग का जरूर आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि भारतीय लोग हैं ये। रोशनी नाडर, ठीक है, सेबी की कौन हो गई अध्यक्ष, माधवी पुरी। इसके बाद सेल सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल और बायोकॉन के संस्थापक किरण मजुमदार, ये लोग को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये आपको नायिका नायिका के संस्थापक क्या नाम है, फाल्गुनी नायर। तो ये 6 महिलाएं हैं, फाल्गुनी नायर, किरण मजुमदार, ठीक है, माधवी पुरी, रोशनी नाडर और आपको निर्मला सीतारमन। ठीक है, बात याद रखेंगे। अगला एक और यहीं पे पॉइंट देख ले, 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं का जो है बीबीसी 2022 का देखें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा ये जो है 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं का सूची जारी किया जाता है। इस वर्ष का इसका थीम था प्रगति, प्रोग्रेस। ये इसका 10वां संस्करण था। ठीक है, और देखेंगे तो इसमें 4 भारतीय महिला को शामिल किया गया है। पहला नाम है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है शिरीषा बांदला, एरोनॉटिकल इंजीनियर, स्नेहा जावले, सामाजिक कार्य, और चौथा है गीतांजलि श्री, लेखिका है। तो बीबीसी वाले 2022 में देखेंगे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में तो 4 भारतीय का नाम शामिल है, प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदला, स्नेहा जावले और चौथा नाम गीतांजलि श्री। आगे देखिए अगला, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो 2022 में जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो क्या किया गया, आपको रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें देखते हैं क्या स्थिति है। 172 जो है शहरों को इसमें रखा गया। यहाँ पे नामी है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी रहने में जो है सबसे बेहतरीन कौन है। देखिए तो रैंकिंग में देखेंगे तो न्यूयॉर्क शहर कीमतों के आधार पे, ठीक है, कीमतों के लिए जो है आधार पे अगर आधार रखा जाए तो जो है चिन्हित किया गया किसको, न्यूयॉर्क शहर को। यानी सबसे महंगा शहर कौन बन गया, आपका न्यूयॉर्क बन गया। ईआईयू सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर और न्यूयॉर्क ये विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हो गए। तो विश्व के सबसे महंगे शहर कौन हो गए, दोनों संयुक्त रूप से सिंगापुर और न्यूयॉर्क है। ठीक है, क्लाइमेट जो है आपको वर्ल्ड वाइड जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका रिपोर्ट जारी हुआ। 172 शहरों को शामिल किया गया है। नंबर 1 पे कौन है सबसे महंगे शहर में, तो आधार इसका क्या रखा गया है, सबसे महंगा। तो इसमें है सिंगापुर और न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए सिंगापुर और न्यूयॉर्क हो गया। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। और सबसे जो है सस्ता शहर कौन है, तो ये आपको दमिश्क सीरिया का है। ये दुनिया का सबसे जो है आपको सस्ता शहर है इस रिपोर्ट के हिसाब से। 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर कराकस वेनेजुएला में दर्ज की गई। चलिए आगे देखते हैं, भारत का क्या कोई शहर इसमें जगह बना पाया है, तो बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध हैं ये लोग, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। ठीक है, देखिए 172 शहरों में देखेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका का 161 रैंक किसको मिला है, चेन्नई 164 और अहमदाबाद, तो यह बस बात ध्यान रखेंगे, बेंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद ये आपको सबसे सस्ते 10 शहरों में है। महंगा वाला में हम लोग देख लिए सिंगापुर और न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं, भारत GPAI का अध्यक्ष बन गया, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। ये एक आपको अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक जो है एक पहल है। और इसमें ध्यान देंगे आप लोग तो GPAI के जो है 15 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें जो है आपको 14 देश हैं। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि GPAI में जो है इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो ये सब नाम आपको याद रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया हो गया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। ठीक है, सुलेमानिया आपको, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल है। GPAI में टोटल जो है कितने, कुल संख्या इसका 29 है, भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, और भारत इसका क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये जो है न्यूज आपको ध्यान में रखना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक साझेदारी को लेकर देखें तो ये तीसरा शिखर सम्मेलन इसका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारत ने अगले वर्ष के लिए जो है GPAI का परिषद का अध्यक्षता ग्रहण किया है। भारत ने यह अध्यक्षता जो है फ्रांस से ग्रहण किया है। तो अगले वर्ष के लिए जो है GPAI का अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। इतना बात आप याद रखेंगे। GPAI में भारत शामिल है। ठीक है, टोटल उसमें कितने हैं, 29 शामिल है। ठीक है, इसमें एक यूरोपियन संघ भी है।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जीपीआई का शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो देखिए पहली बार हुआ था 2020 में कनाडा के जो है मॉन्ट्रियल में, दूसरी बार हुआ पेरिस के फ्रांस में, और तीसरा जो हुआ टोक्यो जापान में हुआ 2022 में। अगला देखें जलवायु प्रदर्शन जो है सूचकांक 2023 की बात करें हम लोग तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। ये जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र जो है साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से जो है किया जा रहा है, 2005 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ध्यान देंगे तो इसमें जो है 4 श्रेणी है आपको। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीनकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और ये आपको सर्वे जो है किया जाता है। तो इसमें ध्यान देखेंगे तो COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है जारी किया गया। तो ये जारीकर्ता कौन है, याद रखेंगे 2 नाम है। पहला जो है आपको COP27 में ये जारी किया गया, पहला कौन है आपको जर्मन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर जो है जारी किए, ठीक है। 2023 का रिपोर्ट ये 18वां बार जारी किया गया। 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका। देखिए अभी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। क्राइटेरिया में अगर आप नहीं शामिल हुए, आप मान लीजिए आप जो भी नियम बनाया गया है तो आपको रैंक नहीं दिया जाएगा। तो यदि मान लीजिए पैमाना तय किया गया है कि जो अगर 100 अंक लेके आएगा, जो 80 से लेके और 100 अंक लेके आएगा, इसको हम लोग रैंक 1 में शामिल करेंगे। अगर इससे नीचे अगर कोई आता है तो हम लोग नहीं शामिल करेंगे। तो टॉप 3 में कोई जगह नहीं बना पाया है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि आप इसके लिए इसको लेकर देश उतने सक्रिय नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता ही है। देखिए कोई भी देश जो है वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के लिए अंतर्गत मार्ग पर अग्रसर नहीं है। तो ये सब है पेरिस जो जलवायु समझौता किया गया था, ये सब रोकथाम के लिए किया गया था, इसको लेकर कोई सीरियस नहीं है। तो टॉप 3 में कोई शामिल ही नहीं है। किसी भी देश में अत्यधिक जो है उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है इसलिए, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे तो डेनमार्क ने जो है सर्वोच्च रैंक प्राप्त किया है, यानी चौथा स्थान हासिल किया है डेनमार्क। पहले रैंक पर कोई है ही नहीं जलवायु परिवर्तन में। तो डेनमार्क का अगर ऐसे बात किया जाए तो पहला रैंक इसी को बोल सकते हैं आप। खैर इसको चौथा रैंक प्राप्त हुआ है और यही पहला है। ईरान का देखेंगे तो ये अंतिम स्थान है इसका। तो जलवायु प्रदर्शन में ईरान अंतिम स्थान पे है और डेनमार्क चौथे स्थान पे है। भारत की क्या पोजीशन है देख लेते हैं। देखिए शीर्ष देश में बात करें तो देखिए ईरान को जो है डेनमार्क को चौथा रैंक मिला है, ठीक है। भारत को पोजीशन क्या मिला है इसमें, 8वां, ठीक है। भारत का पोजीशन है 8वां, याद रखेंगे। चलिए ब्रिक्स देशों में जो है देखेंगे तो भारत का पोजीशन ही सबसे अच्छा है, इसमें 8वां है। आगे देखें तो भारत को 8वां स्थान मिला है 67.35 आपको स्कोर के साथ। 2022 में भारत को जो है 10वां स्थान मिला था, 2021 में भी 10वां स्थान मिला था, और अभी 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 2008वां, ठीक है, याद रखेंगे। एक साल पहले कभी कभी कोई डाटा पूछ देता है। अभी इसमें हमने बताया था कि 4 कैटेगरी रखा जाता है, इसी के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। ये जो है 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा जो है पोर्टलांस इंस्टीट्यूट तथा आपको ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा जो है आपको जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया। ये इसका 9वां संस्करण था, ठीक है। इसका जो है आपको शीर्षक था आपकी बार का आपको द टेक्टोनिक्स ऑफ द टैलेंट इज द वर्ल्ड डिफ्टिंग टुवर्ड द इंक्रीज टैलेंट इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो ध्यान देंगे यदि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें टोटल 133 देश को शामिल किया गया। देखते हैं इसमें जो है स्थिति किसका क्या रहा। देखिए 175 शहरों को भी इसमें शामिल किया गया। और देखेंगे इसमें तो प्रथम जो है 5 स्थान जो है GTCI में स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, फिर सिंगापुर, फिर डेनमार्क, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन। अंतिम 5 की बात करेंगे तो चाड, ठीक है, कांगो डेमोक्रेटिक, फिर आपको इथोपिया, अंगोला और माली। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का रैंक कितना है यहाँ पे देखें 101 है, ठीक है। तो देशों को लेके भी ये रिपोर्ट जारी किया गया और शहरों को लेके। अभी हम लोग देश की बात कर रहे हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक पूछा जाए तो इसमें जो है सबसे अच्छा स्थिति किसका है, स्विट्जरलैंड का,
फिर सिंगापुर, डेनमार्क, अमेरिका और स्वीडन। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है। सबसे खराब स्थिति किसका है? चार्ड, 133वां रैंक है। भारत की स्थिति क्या है इसमें? 101 है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर शहरों की बात करेंगे तो शहरों में जो है भारत के 8 शहर इसमें शामिल हुए हैं। जैसे बेंगलुरु को शामिल किया गया, 125वां पे है। मुंबई 135वां पे है। चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, सूरत इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है सैन फ्रांसिस्को शीर्ष स्थान पे है शहरों में। वहीं जो है ढाका बांग्लादेश का सबसे आखिरी स्थान पे है। तो हम लोग इसमें दो रिपोर्ट देखें, एक तो आपको किसको लेके, शहरों को लेके, और एक देश को लेके। देश में जो है भारत का स्थिति क्या था? 101 था। नंबर 1 पे कौन था आपको? तो नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड था, नंबर 2 पे सिंगापुर था। आखिरी में बात करेंगे तो आपको कांगो डेमोक्रेटिक, ठीक है, सॉरी, चार्ट जो है सबसे आखिरी में था, उसके बाद कांगो था। शहरों में बात करें तो भारत का 8 शहर को शामिल किया गया है। सबसे बेहतरीन शहर की बात करें इसमें तो सैन फ्रांसिस्को, और सबसे बेकार जो है आपको ढाका बांग्लादेश। अगला है वैश्विक रिश्वत जो है आपका जोखिम सूचकांक। वैश्विक जो है रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों के आधार पर जो है ये देशों को अंक प्रदान किया जाता है। ये 4 इसमें फैक्टर होते हैं। जैसे पहला देखेंगे तो आपका है व्यापारिक बातचीत, बिजनेस इंटरेक्शन विथ गवर्नमेंट, यानी सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता कितना है। गवर्नमेंट एंड सिविल जो है सर्विस ट्रांसपेरेंसी, वो दूसरा हो गया। इसके बाद देखिए रिश्वत जो है प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन। इसके अलावा जो है मीडिया की भूमिका, ये सब जो है 4 पैमाने पे जो है रैंक आपको जारी किया जाता है। ठीक है, देश को जो है 1 से 100 अंक के बीच इसमें प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कि 1 जिसको मिला है तो सबसे कम जोखिम वहाँ पे है, और 100 मिला है तो सबसे ज़्यादा जोखिम है। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट जो है जारी कौन करता है? ग्लोबल जो है आपको विवेरी रिस्क जो है इंडेक्स 2022। तो ये हम लोग वैश्विक जो है रिश्वत जो है जोखिम सूचकांक देख रहे हैं। तो जारी कौन करता है ये? पहला बात तो याद रखेंगे, ये जो है आपको ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। 194 देश इसमें शामिल हुए थे। सूचकांक के तहत देखें तो समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे जो है पहले पे है, वो चारों में। तो 4 पैमाने में दिया गया है, बट वो सब बात याद नहीं रखेंगे। आप क्या याद रखेंगे? नॉर्वे प्रथम स्थान पे है। इसके बाद देखेंगे तो उत्तर कोरिया आपको इसमें सबसे आखिरी स्थान पे है। ठीक है, तो सबसे एक पे कौन है? नॉर्वे, और उत्तर कोरिया आखिरी पे है। नवीनतम सूचकांक की बात करें तो भारत की स्थिति क्या है? 86वां स्थान पे है भारत। 2021 में अब ये 82 पे था। ठीक है, तो भारत का जो है आपको स्थान क्या है? 86 है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 86 है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का 86 है। सबसे खराब स्थिति किसका है? तो उत्तर कोरिया का है, और सबसे अच्छा स्थिति इसमें नॉर्वे का है। बस इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत सारा रिपोर्ट यहाँ पे देखें। ठीक है, अब जो है इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है जो भी बचा हुआ है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका जनगणना हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, उसके बाद विश्व में उत्पादन में जो है प्रथम कौन है। ठीक है, तो उत्पादन वाला जो स्थिति है, उत्पादन या भंडारण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस में आपको पूछा गया था, जनगणना से भी फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी महत्वपूर्ण, जहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% जो है बनाए जाते ही हैं, वही टॉपिक हम लोग इन दिनों देखेंगे। बाकी टेस्ट सीरीज जैसे ही दृष्टि का अपडेट होगा मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को जो है आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में जो है शेयर करें। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले में देखेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे हैं तो थोड़े से देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में ऐड करके हम लोग देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।